एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहां किसी इंसान को अचानक एक घने जंगल के बीच छोड़ दिया गया है, बिना किसी हथियार या बिना किसी मैप के। हाँ, और ऐसे में सबसे पहला बेसिक इंस्टिंक्ट क्या होता है किसी का भी? यही ना कि अगर जिंदा रहना है तो जंगल के राजा की तरह सोचना होगा। मतलब शेर बनना होगा और डोमिनेट करना होगा। राइट। लोगों को लगता है कि शेर की तरह खौफ पैदा करना और हर खतरे से सीधी टक्कर लेना ही सर्वाइवल की गारंटी है। पर देखो, मजे की बात यह है कि अगर कोई सच में वहां शेर की तरह बिहेव करने लगे तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? मुझे तो लगता था शेर सबसे ऊपर है फूड चेन में। अम, है तो, लेकिन साइंस और नेचर का जो डेटा है वो हमें बताता है कि शेर, जिसे हम सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, वो एक्चुअली अपने आधे से ज्यादा शिकार में फेल हो जाता है। वो कई कई दिनों तक भूखा रहता है जंगल में। वाओ, ये तो एक काफी अलग पर्सपेक्टिव है। और मुझे लगता है यही वो इल्यूजन है जिसे आज की इस गहरी चर्चा में हम डिकोड करने वाले हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, सब कुछ इसी लायन थ्योरी पर खड़ा है। बिल्कुल। हमें लगता है कि ताकत और अग्रेशन ही हर चीज का सोल्यूशन है। हाँ, लेकिन आज हम एक बिल्कुल अलग साइकोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं द फॉक्स माइंडसेट की, यानी लोमड़ी का माइंडसेट, जो न तो जंगल में सबसे बड़ी है, न सबसे ताकतवर है, और न ही सबसे तेज दौड़ती है। राइट। फिर भी जब जब हालात बिगड़ते हैं या मौसम बदलता है या रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, तो ये जानवर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और शार्प ऑब्जर्वेशन से बाजी पलट देता है। तो इस फॉक्स माइंडसेट का कोर आइडिया क्या है एक्चुअली? इस पूरी फिलॉसफी का कोर ये है कि मॉडर्न दुनिया में भी सर्वाइवल दहाड़ने से नहीं होता। वो होता है अपने एनवायरनमेंट को रीड करने से और खुद को उसके हिसाब से मोल्ड करने से। समझ रही हूँ। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे कोई भी इंसान अपने करियर या रोजमर्रा की जिंदगी में इस फॉक्स माइंडसेट को अप्लाई करके चैलेंजेस को आउटस्मार्ट कर सकता है। एग्जैक्टली बिना सबसे पावरफुल हुए भी। तो इसके सबसे पहले पिलर से शुरू करते हैं, जो है अडेप्टेबिलिटी, यानी बदलाव को अपनाना। ये वर्ड अडेप्टेबिलिटी सुनने में तो बहुत ही बेसिक सेल्फ हेल्प जैसी लगती है, पर इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? देखो, इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए जंगल में एक महीने से लगातार भारी बारिश हो रही है। अब सारे बड़े शिकार अपनी गुफाओं में छुप गए हैं। तो उस भारी भरकम शेर का क्या होगा? उसका ईगो और उसका जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो उसे घास या फल खाने की इजाजत तो देगा नहीं। वही तो, वो अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी पर अड़ा रहेगा और इवेंचुअली भूखा मर जाएगा। लेकिन लोमड़ी उस भारी बारिश में अपनी जिद छोड़ देती है। वो तुरंत अपनी डाइट और शिकार का तरीका बदल लेती है। अच्छा, मतलब वो छोटे कीड़े मकोड़े या गिरे हुए फल कुछ भी खा लेगी जो उसे उस मुश्किल वक्त में जिंदा रख सके। बिल्कुल। अगर हम इसे एक मेंटल मॉडल की तरह देखें तो सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप अपनी जगह पर कितने मजबूती से खड़े हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपनी जगह कितनी तेजी से बदल सकते हैं। वाह, ये मुझे पानी और पत्थर वाले कॉन्सेप्ट की याद दिलाता है। अगर कोई नदी बह रही है और बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर आ जाए, तो पानी उस पत्थर से लड़कर उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करता। हाँ, पानी अपनी काइनेटिक एनर्जी वहां वेस्ट नहीं करता। राइट। वो बस अपना शेप बदलता है और पत्थर के साइड से एक नया रास्ता बना लेता है। और यही सेम कॉन्सेप्ट बिजनेस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। नोकिया का केस स्टडी देखो, ये इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। एक टाइम पर उनके पास मार्केट की पूरी मोनोपोली थी। हाँ, नोकिया तो हर किसी के पास होता था। राइट। उन्होंने खुद को उस नदी के बीच खड़े पत्थर की तरह मान लिया था, इंडिस्ट्रक्टिबल। उनकी कोर फिलॉसफी थी कि फोन का हार्डवेयर बहुत मजबूत होना चाहिए। हाँ, वो वाले फोन्स जिन्हें दूसरी मंजिल से भी गिरा दो तो टूटते नहीं थे। एग्जैक्टली। लेकिन जब मार्केट का बहाव बदला, यानी जब एप्पल और सैमसंग ने सॉफ्टवेयर और टच स्क्रीन और अपने इकोसिस्टम पर फोकस शिफ्ट किया, तो नोकिया का ईगो उन्हें बदलने नहीं दे रहा था। उनका माइंडसेट इतना रिजिड हो चुका था कि वो नए हालात के हिसाब से ढाल ही नहीं पाए। एप्पल उस पानी की तरह था जिसने देखा कि कंज्यूमर के डिमांड का शेप क्या है और खुद को उसी शेप में फिट कर लिया। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। अगर मैं हर बदलते ट्रेंड या मार्केट शिफ्ट के हिसाब से खुद को बदलती रहूं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी कोर वैल्यू से ही कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ? ये आपने एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट उठाया जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं। जैसे अगर मैं एक राइटर हूँ
और कल को कोई नया AI टूल आ जाए जो मुझसे सस्ती और तेज राइटिंग करता हो, तो क्या अडेप्टेबल होने का मतलब है कि मैं अपनी आर्ट ही छोड़ दूं? नहीं नहीं, अडेप्टेबिलिटी का मतलब अपनी वैल्यूज या कोर पर्पस को बदलना नहीं है। इसका मतलब अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना है। आपका गोल राइट नाउ राइटिंग के थ्रू आइडियाज कम्युनिकेट करना है, राइट? हाँ, मेरा मेन गोल वही है। तो अगर AI एक टूल है तो फॉक्स माइंडसेट ये नहीं कहेगा कि आप राइटिंग छोड़ दो। वो कहेगा कि इस नए टूल को ऑब्जर्व करो और इसे अपनी आर्ट को बेहतर या फास्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करो। ओह अच्छा, मतलब मेरी मंजिल वही है, बस ट्रांसपोर्ट का मीडियम बदल गया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर एक बहुत बड़ी और मजबूत दीवार सामने खड़ी है तो शेर की मानसिकता कहेगी कि अपनी पूरी ताकत लगाकर इस दीवार को तोड़ डालो। और रियल लाइफ में ऐसी दीवार तोड़ने के चक्कर में इंसान सिर्फ अपना सर फोड़ता है। एग्जैक्टली। फॉक्स माइंडसेट उस दीवार को तोड़ने की जिद नहीं करता। वो दीवार के साथ साथ चलेगा। ये देखेगा कि क्या कोई अंडरग्राउंड टनल है, क्या बगल से निकलने का कोई रास्ता है। तो अडेप्टेबिलिटी का मतलब है अपने ईगो को साइड में रखकर सबसे एफिशिएंट रास्ता खोजना। ये काफी सेंस बनाता है। लेकिन जब हम नया रास्ता खोजते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल बैरियर आता है सामने। वो क्या? रिसोर्सेज की कमी। हमारे पास शेर जैसी ताकत नहीं है, मतलब हमारे पास फंडिंग नहीं है, टाइम नहीं है, या वो कनेक्शंस नहीं है जो दूसरों के पास होते हैं। और यहीं पर फॉक्स माइंडसेट का दूसरा सबसे पावरफुल टूल एक्टिवेट होता है, आउटस्मार्टिंग लिमिटेशंस, यानी कमियों को मात देना। हम अक्सर सोचते हैं कि लिमिटेशंस बैरियर्स हैं जो हमें रोकने के लिए हैं। राइट, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो पैसा और एक्सेस बहुत मैटर करता है ना। करता है, लेकिन एक्चुअली रिसोर्स की कमी एक फिल्टर की तरह काम करती है। इमेजिन करो एक ऐसा स्टार्टअप जिसके पास बहुत ज्यादा फंडिंग है। जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है वो उस पर पैसा फेंकते हैं। हाँ, वो प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनते, बस पैसा लगाते हैं। राइट, वो क्रिएटिव नहीं होते, वो बस रिसोर्सेज जलाते हैं। इसे बिजनेस की दुनिया में रिसोर्स कर्ज भी कहते हैं। दूसरी तरफ एक बूटस्ट्रैप्ड फाउंडर है जिसके पास मार्केटिंग का बजट ही नहीं है। तो उसकी लिमिटेशन यूज़र कैसे हेल्प करेगी? ये लिमिटेशन उसे मजबूर करती है कि वो कोई ऐसा अनकन्वेंशनल या वायरल ग्रोथ हैक सोचे जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वाओ, तो आप कह रहे हैं कि लिमिटेशंस हमें उस रास्ते पर सोचने के लिए मजबूर करती हैं जहां बाकी लोग जा ही नहीं रहे हैं। सही समझे आप। एक बहुत ही ग्राउंडेड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो एक छोटे से गांव से आता है। उसके पास शहर जाकर महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के पैसे नहीं है। हाँ, ये तो इंडिया में बहुत कॉमन, बहुत बड़ी लिमिटेशन है। बिल्कुल, लेकिन यही लिमिटेशन उसे पैराडॉक्स ऑफ चॉइस से बचा लेती है। जो अमीर बच्चा है वो 10 अलग-अलग कोचिंग मटेरियल में कंफ्यूज रहता है, लेकिन वो गांव का बच्चा लाइब्रेरी से मिली 2 पुरानी किताबों को ही इतनी गहराई से पढ़ता है कि वो IAS क्रैक कर लेता है। ओह, वही तो। उसने अपनी कमी को बहाना नहीं बनाया, बल्कि उसको अपना फोकस बनाने का टूल बना लिया। एग्जैक्टली। उसने अपने रिसोर्स की कमी को एक एडवांटेज में बदल दिया। ये तो फिर से उस शेर वाली एनालॉजी से पूरी तरह सिंक होता है। शेर के पास ताकत है, इसलिए वो दीवार पर सीधा वार करता है, लेकिन लोमड़ी के पास वो ताकत नहीं है, इसलिए उसे दीवार में एक माइक्रोस्कोपिक क्रैक यानी दरार ढूंढनी पड़ती है। और वो छोटी सी दरार ही असली गेम चेंजर होती है जो किसी और को नहीं दिखती। लेकिन एक बात बताइए, दीवार में दरार ढूंढना कोई मैजिक तो है नहीं। इसके लिए बहुत बारीकी से चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है। वो नज़र, वो शार्पनेस आती कहाँ से है? वो आती है एक ऐसे हथियार से जिसे हम लोग अक्सर बचपन के बाद खो देते हैं, क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा। एक लोमड़ी जब जंगल में चलती है तो उसका दिमाग हमेशा डेटा गैदरिंग मोड में होता है। अच्छा, मतलब वो हर वक्त अलर्ट रहती है। हाँ, हवा में किस तरह की गंध है, पत्तों के खड़कने की आवाज किस दिशा से आ रही है, वो अपने एनवायरनमेंट के हर छोटे सिग्नल को लेकर क्यूरियस होती है। और अगर हम इंसानों की बात करें तो थॉमस एडिसन या राइट ब्रदर्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। उन्होंने चीज़ों को वैसा एक्सेप्ट नहीं किया जैसी वो दिखती थीं। राइट ब्रदर्स ने सिर्फ ये नहीं सोचा कि काश इंसान उड़ पाता। उनकी क्यूरियोसिटी बहुत टेक्निकल और ऑब्जर्वेशनल थी। उन्होंने पक्षियों के पंखों के शेप को महीनों तक ऑब्जर्व किया कि हवा का प्रेशर आखिर काम कैसे करता है। इस पॉइंट को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। हमारी डेली लाइफ में हम इस क्यूरियोसिटी को कैसे यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, भारी ट्रैफिक जैम का।
बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इमेजिन कीजिए कि कोई एक भयानक ट्रैफिक जैम में फंसा है। 99% लोग वहां क्या करेंगे? वो अपनी गाड़ियों में बैठे बैठे स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारेंगे और लगातार हॉर्न बजाएंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे एग्जैक्टली उनका दिमाग वहां शटडाउन हो चुका होता है। क्योंकि उन्होंने उस सिचुएशन को एक डेड एंड मान लिया है, राइट? लेकिन जो इंसान फॉक्स माइंडसेट से ऑपरेट कर रहा है वो उस फ्रस्ट्रेशन में अपनी मेंटल एनर्जी ड्रेन नहीं करेगा। उसका दिमाग अलर्ट होगा। वो ऑब्जर्व करेगा कि बाएं तरफ वाली लेन थोड़ी तेज क्यों चल रही है। अच्छा, वो सॉल्यूशंस ढूंढने लगेगा। बिल्कुल। क्या आगे कोई कंस्ट्रक्शन है? क्या मैं मैप्स पर कोई ऐसी पतली गली देख सकता हूं जो इस मेन रोड को बाईपास करती हो? क्यूरियोसिटी उसे उस फ्रस्ट्रेशन से निकालकर प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में ले आती है। ये सब सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। बचपन में तो हम सब में ये क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी होती है। हम हर नई चीज पर क्यों और कैसे पूछते हैं। हाँ, वो बचपन का सबसे बड़ा टूल होता है। तो फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम ट्रैफिक में हॉर्न बजाने वाले फ्रस्ट्रेटेड अडल्ट्स कैसे बन जाते हैं? हम सवाल पूछना बंद क्यों कर देते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी सोशल कंडीशनिंग और हमारा ईगो। जब आप बड़े होते हैं तो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपके पास हर चीज का जवाब हो। और सवाल पूछने का मतलब है ये मानना कि मुझे कुछ नहीं पता। वही तो, लोग बेवकूफ या अनइन्फॉर्म्ड दिखने से इतना डरते हैं कि वो सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। उनका मजाक उड़ाए जाने का डर उन्हें उनके सेफ कंफर्ट जोन में रखता है। मतलब हम अपना ईगो प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपना सबसे बड़ा सर्वाइवल टूल ही छोड़ देते हैं। हाँ, जबकि क्यूरियोसिटी ही वो चीज है जो आपको एक ऐसा एसिमेट्रिक डेटा एडवांटेज देती है जो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास है ही नहीं। चलिए मान लेते हैं कि मैंने अपना ईगो साइड में रखा, मैं क्यूरियस हुई और मुझे दीवार में वो छोटी सी दरार मिल भी गई। अब ह्यूमन नेचर क्या कहता है? क्या कहता है? जैसे ही मुझे वो मौका दिखेगा, मैं पूरी स्पीड से उस दरार में घुसने की कोशिश करूंगी, क्योंकि डर होता है ना कि अगर मैंने अभी एक्शन नहीं लिया तो कोई और उस अपॉर्चुनिटी को ले लेगा। और देखो यहीं पे सबसे बड़ा ट्रैप है। फॉक्स माइंडसेट का अगला स्टेप आपको इसी जल्दबाजी से बचाता है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस, यानी रणनीतिक धैर्य। स्ट्रेटेजिक पेशेंस मतलब मौका मिलने पर भी रुक जाना? ये तो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। क्योंकि हम अक्सर पेशेंस या धैर्य का गलत मतलब निकालते हैं। हमें लगता है कि पेशेंस का मतलब है हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना और किस्मत का इंतजार करना। हाँ, पेशेंस को अक्सर इनएक्टिविटी से जोड़ दिया जाता है। लेकिन स्ट्रेटेजिक पेशेंस एक बहुत ही एक्टिव और अलर्ट स्टेट है। एक बीज आज बोकर कल फल नहीं देता, उसके लिए वेट करना पड़ता है। इसे थोड़ा और डिकोड कीजिए ना। एक्टिव स्टेट कैसे हुई है? जब एक लोमड़ी को जंगल में किसी चूहे का बिल मिल जाता है तो वो तुरंत उस बिल में अपना मुंह नहीं डालती, क्योंकि उसे पता है कि अंदर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है या चूहा किसी दूसरे रास्ते से भाग सकता है। ओह, अच्छा, तो वो वहां तुरंत हमला नहीं करती? नहीं, वो उस बिल के बाहर बिल्कुल शांत होकर सही टाइमिंग का इंतजार करती है। वो अपनी एनर्जी कंजर्व कर रही है उस एक परफेक्ट मोमेंट के लिए जब चूहा खुद बाहर आएगा। इसका मतलब है कि सिर्फ मौका मिलना काफी नहीं है, उस मौके पर एक्ट करने की टाइमिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। फाइनेंस और शेयर मार्केट की दुनिया में इसे रोज देखा जा सकता है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें जैसे ही कोई टिप मिलती है या कोई स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है वो तुरंत पैसा लगा देते हैं। हाँ, वो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर रिएक्ट करते हैं। राइट, वो प्योरली इमोशंस पर रिएक्ट करते हैं और फिर जब मार्केट गिरता है तो पैनिक में आकर सब बेच देते हैं। लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो फॉक्स की तरह ऑपरेट करते हैं ना? एग्जैक्टली वो डेटा कलेक्ट करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट ऑब्जर्व करते हैं और महीनों तक सिर्फ वेट करते हैं कि कब उस स्टॉक की वैल्यूएशन उनके फेवर में आएगी। उन्हें हर रोज ट्रेडिंग करने की वो चुलबुलाहट नहीं होती। तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मतलब है अपने इम्पल्स कंट्रोल को मास्टर करना। पर प्रैक्टिकल दुनिया में मान लीजिए मैंने दरार ढूंढ ली, टाइमिंग का इंतजार किया, एकदम परफेक्ट मोमेंट पर अपनी चाल भी चली और फिर भी मैं फेल हो गई। ये बहुत रियल पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हकीकत यही है कि हम हर बार तो नहीं जीत सकते ना। कॉर्पोरेट दुनिया में अगर किसी से एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो इसकी सीधी नौकरी जा सकती है। वहां ये माइंडसेट कैसे काम करेगा? ये बहुत ही प्रैक्टिकल कंसर्न है
और यहीं पर फॉक्स माइंडसेट आपको बाकी सभी लोगों से अलग खड़ा कर देता है। देखो, फेलियर को लेकर हमारा नेचुरल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है? हमारा दिमाग गुस्से में आता है, हमें शर्म आती है। हाँ, हमारा अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। हम डिफेंसिव हो जाते हैं। हम दूसरों पर ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं कि मार्केट खराब था या बॉस ने सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल, हम फेलियर को एक एंड पॉइंट या अपनी पर्सनल आइडेंटिटी पर हमला मान लेते हैं। एक नेगेटिव इमोशन से जुड़ जाता है फेलियर। लेकिन फॉक्स माइंडसेट फेलियर को उस इमोशनल लेंस से नहीं देखता। वो इसे एक डेटा कलेक्शन इवेंट की तरह देखता है। टर्निंग फेलियर्स इनटू ट्रैप्स। डेटा कलेक्शन इवेंट, ये थोड़ा समझाइए। जब लोमड़ी शिकार पर झपटती है और शिकार बचकर निकल जाता है, तो वो वहां बैठकर रोती नहीं है कि मैं कितनी बुरी हंटर हूं। वो वहां ऑब्जर्व करती है कि शिकार आखिर भागा किस डायरेक्शन में। अच्छा, वो पैटर्न नोटिस करती है। राइट। उसने कौन सी झाड़ी के पीछे छलांग लगाई। अगली बार वो लोमड़ी सीधा उसी झाड़ी के पीछे अपना जाल बिछा देती है। यानी उसने अपनी हार को ही अपने अगले ट्रैप में बदल दिया। वाओ, ये तो थॉमस एडिसन वाले एग्जाम्पल पर एकदम फिट बैठता है। जब वो 1000 बार बल्ब बनाने में फेल हुए तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। एग्जैक्टली। और जो आपने कॉर्पोरेट वाला सवाल पूछा था, उस पर आते हैं। इसे अप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका है माइक्रो फेलियर्स, यानी अपने फेलियर का ब्लास्ट रेडियस छोटा रखना। ब्लास्ट रेडियस छोटा रखना मतलब आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक साथ दांव पर मत लगाइए। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। जब आप छोटे स्केल पर फेल होते हैं तो आपको वो क्रिटिकल डेटा मिल जाता है जो बताता है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है या क्लाइंट क्या चाहता है। समझ रही हूँ। मतलब फेलियर आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और मजबूर करता है कि आप अपनी पिछली स्ट्रैटेजी की कमियों को एक्सेप्ट करें। बिल्कुल। और उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए या शिकार के भागने के उस पैटर्न को समझने के लिए जो सबसे क्रिटिकल स्किल चाहिए ना, वो इस माइंडसेट का आखिरी और सबसे गहरा हिस्सा है, द साइलेंट ऑब्जर्वर बनना। द साइलेंट ऑब्जर्वर, शांत रहकर समझना। ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारी दुनिया में तो जो इंसान जितना ज्यादा बोलता है, जो जितना ज्यादा शोर मचाता है, उसी को सबसे कॉन्फिडेंट माना जाता है। सोसाइटी ने वही इमेज बना दी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? कभी किसी पोकर के गेम को देखिए। टेबल पर जो इंसान सबसे ज्यादा बकवास कर रहा होता है, जो अपने कार्ड्स को लेकर बहुत अग्रेसिव दिखावा करता है, अक्सर वो सबसे ज्यादा इनसिक्योर होता है। हाँ, वो अपने शोर से अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। और जीतता वो है जो चुपचाप एक कोने में बैठकर बाकी सबके चेहरों को और उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ रहा होता है। इसे ही इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं ना? एग्जैक्टली। जब आप बोलते हैं तो आप सिर्फ वही बातें दोहरा रहे होते हैं जो आपको पहले से पता है, और साथ ही आप अपने इरादे दूसरों के सामने एक्सपोज कर देते हैं। पर जब हम चुप रहते हैं, जब आप साइलेंट होते हैं, तो आप सामने वाले की घबराहट, उनके छुपे हुए मोटिव्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। साइलेंस शब्दों की कमी नहीं बल्कि एक मास्टर स्ट्रैटेजी है। मैं इसे कॉर्पोरेट मीटिंग रूम से रिलेट कर पा रही हूँ। इमेजिन कीजिए, एक बहुत बड़ी बोर्ड रूम मीटिंग चल रही है। सब लोग खुद को सबसे स्मार्ट साबित करने के लिए एक दूसरे की बात काट रहे हैं, जोर जोर से अपने आइडियाज पिच कर रहे हैं। और वो लोग अपनी सारी एनर्जी सिर्फ ये सोचने में लगा रहे हैं कि मुझे आगे क्या बोलना है, बजाय इसके कि वो दूसरों को सुने। लेकिन उसी कमरे में एक इंसान चुपचाप बैठा है। वो किसी से बहस नहीं कर रहा, वो बस नोट्स ले रहा है और देख रहा है कि असल में पावर डायनामिक्स क्या है। राइट। वो ऑब्जर्व कर रहा है कि किसकी इनसिक्योरिटी कहाँ है। लेकिन सर, मेरा यहाँ एक काफी बड़ा डाउट है। अगर हम हमेशा ऐसे चुप रहेंगे तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे? वो सोचेंगे कि इसके पास तो कोई विजन ही नहीं है। और यही तो फॉक्स माइंडसेट का सबसे बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज है। अंडर एस्टिमेट होना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक शील्ड है, एक ढाल है। शील्ड कैसे? देखो, जब लोग आपको कोई खतरा नहीं मानते तो वो आपके सामने अपना गार्ड डाउन कर देते हैं। वो आपके सामने ऐसी बातें बोल जाते हैं जो वो किसी अग्रेसिव कॉम्पिटिटर के सामने कभी नहीं बोलते। ओह वाओ, मतलब आप एक रेडार के नीचे रहकर अपना पूरा मैप तैयार कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और याद रखिए, वो साइलेंट इंसान हमेशा चुप नहीं रहता। वो स्ट्रेटेजिक साइलेंस प्रैक्टिस कर रहा है। जब मीटिंग खत्म होने वाली होती है और
सब अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं, तब वो इंसान बोलता है। और तब उसकी आवाज की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल। और क्योंकि उसके पास उस वक्त कमरे में मौजूद हर इंसान के आर्ग्यूमेंट्स का डेटा होता है, वो एक ऐसा प्रपोजल रखता है जो सीधा निशाने पर लगता है। उसकी वो एक लाइन बाकी लोगों के 1 घंटे के शोर पर भारी पड़ जाती है। कमाल का ब्रेकडाउन है ये, सच्ची में। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को एक साथ पिरोएं, तो ये द फॉक्स माइंडसेट सिर्फ एक थ्योरेटिकल फिलॉसफी नहीं है, बल्कि सर्वाइवल का एक बहुत ही शार्प और कैलकुलेटेड सिस्टम है। बिल्कुल। ये इस बारे में है कि आप शेर की तरह अपनी एनर्जी को ब्लाइंडली हर जगह वेस्ट ना करें। अगर हम इसे थोड़ा और ब्रीफली समराइज करें तो सबसे पहले रिजिड मत बनिए, अपनी ईगो छोड़िए और पानी की तरह हालात के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बदलिए। दूसरा पॉइंट, अपने पास मौजूद रिसोर्सेज की कमी को एक बहाना मत बनने दीजिए। उसे एक ऐसी लिमिटेशन या फिल्टर बनाइए जो आपको मजबूर करे कि आप वो क्रैक या दरार खोजें जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तीसरा, अपनी क्यूरियोसिटी को मरने मत दीजिए। अडल्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप सवाल पूछना बंद कर दें। हर सिचुएशन में एसिमेट्रिक डेटा कलेक्ट करते रहिए। और हाँ, जब मौका मिले तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय स्ट्रैटेजिक पेशेंस रखिए। एक परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कीजिए। और अगर कभी फेल हो जाए तो उसे अपने ईगो पर लेने के बजाय एक डेटा पॉइंट की तरह ट्रीट कीजिए और अपना अगला जाल उस फेलियर की लर्निंग पर बिछाइए। और सबसे ज़रूरी बात, दुनिया के इस इतने बड़े शोर में खोने के बजाय एक साइलेंट ऑब्जर्वर बनिए, क्योंकि आखिर में जो सुनता है वही पूरी बाजी समझता है। आज की ये चर्चा वाकई बहुत आई ओपनिंग रही। हमने हमेशा ताकत को ही जीत का इकलौता पैमाना माना है अपने पूरी जिंदगी, लेकिन इस फॉक्स माइंडसेट ने तो चीजों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया है। हाँ, इसने स्ट्रेंथ का मीनिंग ही रीडिफाइन कर दिया है। तो दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस के बाद हम आपके लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट छोड़कर जा रहे हैं, जिस पर अकेले में बैठकर जरूर सोचिएगा। अगर एवोल्यूशन की हिस्ट्री में और आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी सबसे बड़ी और परमानेंट जीत सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आती है जो साइलेंट हैं, फ्लेक्सिबल हैं और हालात के हिसाब से ढलना जानते हैं, तो क्या हमारी सोसाइटी ने स्ट्रेंथ या ताकत की परिभाषा ही पूरी तरह से गलत बना रखी है? सोचकर देखिएगा, क्या इस दुनिया की सबसे खतरनाक और असली पावर वो नहीं है जो सामने वाले को दिखाई ना दे?